नहीं? तो स्टार्ट करें फिर, बोलो। यस सर, लेट्स स्टार्ट। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोग जो बात कर रहे थे, आई थिंक जो कि नोट मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, कहाँ तक कर दिया था हुसैन भाई, बोलिए। साजिया, कहाँ तक हो गया था लास्ट क्लास में? डुअल नेचर। हाँ, तो मैंने आपको आई थिंक डी ब्रोगली कंसेप्ट बता दिया था, है ना? हाँ यस सर। और ये क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताया था या नहीं बताया था? बोला सर वो भी सर। हो गया सर, फोटो लेके सर हो गया शुरू करना था ना? सर, उसका एक्सप्लेनेशन भी हो गया सर, फोटो लेके। अच्छा, ओके। सो लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, ठीक है? सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में जो नोट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, उन्हीं से आप लोग देखते हैं और बात करते हैं। व्हाइट बोर्ड 6 था, और उसके बाद फिर आगे की बातों में अगर दिक्कत होगी तो आप लोग लिखेंगे, नो डाउट। तो यही था आपके, आप लोग लास्ट क्लास में पढ़ा था, सभी को दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बोलिए जरा एक बार। दिख रहा है सर। ओके ओके। सो अपन लोग बात कर रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, और मैंने आपको बताया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, लाइट के पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करता है और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। आइंस्टीन को इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए नोबेल प्राइज मिला, ऑल दो उसने बहुत बड़ी बड़ी बातें समझाई हैं लोगों को जीवन में, बट उसका कोई प्रूफ नहीं था। बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसी चीज है जो जिसका प्रूफ भी है और जिसको उसने एक्सप्लेन किया, तो सम्मान के हिसाब से उसको क्या कहते हैं, नोबेल प्राइज मिला था इसी सेम टॉपिक पे। इसलिए इसमें जितनी भी इक्वेशंस होती हैं उनको हम आइंस्टीन इक्वेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है? होता क्या है, लाइट के, जब आप ये रेड कलर से जो रिप्रेजेंटेड लाइट है, जब आप लाइट को यहाँ पे किसी भी मेटल की सरफेस के ऊपर गिराते हैं, रेडिएशन कराते हैं, तो मेटल की सरफेस पे प्रेजेंट जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने लैटिस को तोड़ते हुए बाहर निकल आते हैं। उन सारे इलेक्ट्रॉन्स का नाम होता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ रही बात? और इस चीज को हम समझ सकते हैं लाइट के पार्टिकल नेचर पे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर कंसिडर्ड एज अ पार्टिकल इन नेचर, इन मेटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है। और ये जो आपके फोटॉन्स आ रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी लेके आ रहे हैं, एनर्जी पार्टिकल्स इन लाइट वेव, वो सीधा सीधा उनको एब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो तरीका आपको नीचे मैंने समझाया है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन हो एज अ पार्टिकल, आपकी एनर्जी कुछ ई नॉट है, क्योंकि आप सिस्टम के अंदर बाउंडेड है, आपकी एनर्जी नेगेटिव होगी। ये बात पक्की है, क्योंकि अगर आपकी एनर्जी जीरो या पॉजिटिव होती तो आप सिस्टम को छोड़ के जा सकते थे। बट जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल में, वो सब मेटल के लैटिस में ट्रैप्ड है, ठीक है? और जब मेटल के लैटिस में ट्रैप्ड है मतलब उनकी एनर्जी नेगेटिव है, न्यूक्लियस के इफेक्ट में वो अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, मतलब गुजार रहे हैं, ठीक है? तो जितना भी एनर्जी का फोटोन उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर आएगा और इलेक्ट्रॉन उसको एब्जॉर्ब करेगा, तो उसकी नई एनर्जी हो जाएगी ई नॉट प्लस ई डैश। और अगर ये नई एनर्जी पॉजिटिव है तो ये बाहर निकल सकता है, और जैसे ही ये बाहर निकलेगा तो हमें फोटो इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे। इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स को हम वही सेम सीआरटी कैथोड रे ट्यूब वाले सेटअप में अगर लगा देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ सर मूव ई कर नॉट सकते प्लस ई हैं। डैश किसका एनर्जी है? फोटोन का। इलेक्ट्रॉन का, जैसे आप इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, मान लेते हैं आप इलेक्ट्रॉन हैं जो कि एटम के, मतलब मेटल के लैटिस के अंदर ट्रैप्ड है। नो डाउट आप फ्री इलेक्ट्रॉन है। देखो, तो चलिए इसको ऐसे समझ लेते हैं, अगर आपको डाउट है, आप मेटल है, एम सॉलिड, ठीक है? आप मेटल का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन देना। बोलिए, होता है या नहीं? यस सर। बोलना पड़ेगा या मंजी, तो आप बोलते रहिएगा। तो मेटल ने अगर एन इलेक्ट्रॉन दिए तो वो क्या बन जाएगा? एम एन प्लस एन एन इलेक्ट्रॉन। ये जो एन इलेक्ट्रॉन है ये कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये जो पॉजिटिव चार्ज बनता है, जैसे सोडियम है तो Na प्लस, मैग्नीशियम है तो Mg2 प्लस,
एल्यूमिनियम है तो Al3+, ये कहलाता है कर्नल। ठीक है, समझ में आई यस बात? सर। तो मेटल की जो मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, जो आपने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में कभी ना कभी पढ़ा होगा, 4 टाइप के बॉन्ड होते हैं दुनिया में। एक होता है आयनिक बॉन्ड, दूसरा होता है कोवलेंट बॉन्ड, तीसरा होता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, और चौथा होता है मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, तो मेटेलिक बॉन्डिंग कैसे होती है वो समझा रहा हूं मैं आपको, आप समझिए, अगले पेज पे आपको समझ में आएगा। रोहिमा जी, आपने मेरे बोर्ड पे लिख दिया है, ठीक है, कृपा करके ना लिखिए, ऐसा है। तो ये जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं, ये सब क्या है, कर्नल्स। मैं मेटल के सरफेस की बात कर रहा हूं मैं। अगर मेटल के सरफेस को आप इनलार्ज करें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगा के देखें, तो आपको इस टाइप से अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे फ्लो, ठीक है, इन बिटवीन दीज कर्नल्स, एंड दीज कर्नल्स विल हैव व्हाट, अ कांस्टेंट फिक्स्ड स्ट्रक्चर, लैटिस। तो कर्नल्स के बीच से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, और इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली कर्नल्स के से क्या होते हैं, चिपके रहते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हमेशा नेगेटिव चार्ज को एकदम होल्ड करके रखेगा। तो ये एक कर्नल है पॉजिटिव वाला, एक दूसरा कर्नल है पॉजिटिव वाला। नो डाउट ये दोनों सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन अगर इनके बीच में हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, तो इन दोनों का ही क्या है, एसोसिएशन किसके साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ। तो ये अपनी आपसी दुश्मनी को भूल के केवल इलेक्ट्रॉन पे कंसंट्रेट करते हैं, एंड इस टाइप के मेटेलिक लैटिस बनाते हैं। दिस टाइप ऑफ लैटिस इज नोन एज मेटेलिक लैटिस, एंड दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज नोन एज मेटेलिक बॉन्डिंग। समझ में आया यामन जी? यस सर। हाँ, तो यामन जी, यमान जी, जो भी आपका नाम हो, बुरा मत मानिएगा, ठीक है। हाँ सो सर। यामान जी, जो भी आप समझ सकते हैं, अगर आप ये इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं आप ये वाले इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मैं लिख के दिखाता हूँ, अनोट कर देता हूँ, ज्यादा बेटर। मान लेते हैं आप ये वाले इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो नो डाउट आप आसपास वाले जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं आपके चारों तरफ, आप उन चारों तरफ के पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्शन फील करेंगे या नहीं करेंगे, बोलिए। हाँ सर करेंगे। आप अपने अपनी मर्जी से तो सिस्टम छोड़ के नहीं जा सकते। हाँ अट्रैक्शन सर। का मतलब क्या है, कि आपकी एनर्जी क्या है, नेगेटिव, लेस देन जीरो। क्यों? क्योंकि अगर आपकी एनर्जी पॉजिटिव होती तो आप सिस्टम को छोड़ के जा सकते थे, बट आई कैन से कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है एटम के अंदर, नेगेटिव ही होती है ना भाई। हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, -13.6, माइनस में है कि नहीं। हाँ सर। जिस दिन वो एनर्जी जीरो हो जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस पे अब कोई इफेक्ट नहीं रहा, मतलब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अब नहीं रोक सकता, ठीक है, क्योंकि सारा मतलब एनर्जी अब जीरो हो गया। तो वही बात यहाँ पे है। तो मेटेलिक लैटिस से इलेक्ट्रॉन को निकालने में आपको कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए। मान लेते हैं आपकी एनर्जी है -10 यूनिट्स, तो अगर आप जब भी इस मेटल सरफेस को छोड़ना चाहेंगे, आपके ऊपर बाउंडेशन है कि आप कम से कम 10 यूनिट एनर्जी तो दें, क्योंकि 10 यूनिट एनर्जी जब आपको मिलेगी, तब आप ये सारे फोर्सेस को ओवरकम करते हुए बाहर निकल पाएंगे। समझ में आ रही बात? तो एक हाँ मिनिमम सर। थ्रेशोल्ड एनर्जी आपको लगेगी। यही थ्रेशोल्ड एनर्जी अलग अलग मेटल सरफेस में अलग अलग होती है, और उसी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। समझ में आई बात? ओके, यस सर। क्लियर है? तो वर्क फंक्शन वो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है, कि इतनी एनर्जी तो आपको कम से कम लगानी ही पड़ेगी, अदरवाइज आप उस अपने मेटेलिक लैटिस को छोड़ के बाहर नहीं निकल सकते। इतना समझ में आ गया? ठीक है। यस सर। तो ये वो एनर्जी है जो आपकी पहले नेगेटिव एनर्जी थी, इसको मैंने माना था ई नॉट, और ये जो एनर्जी है जो फोटोन लेके आ रहा है ई डैश, तो अब आपकी नई एनर्जी क्या होगी भाई साहब, ई नॉट प्लस ई डैश। समझ में आया नहीं है? आया सर। हाँ, तो बस यही चीज मैं आपको शुरुआत में समझा रहा था, मतलब पुराने टॉपिक्स में, पुराने पेज पे। तो अगर ये आप इलेक्ट्रॉन है मटेरियल लैटिस के अंदर, आपकी एनर्जी ई नॉट है, नो डाउट वो एनर्जी नेगेटिव होगी, क्योंकि आप बहुत सारे कर्नल्स के इन्फ्लुएंस में काम कर रहे हैं। बाहर से कोई फोटोन आया जिसकी एनर्जी ई डैश है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगर आपने उस फोटोन को एब्जॉर्ब किया है, तो आपकी टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, शुरुआत की एनर्जी ई नॉट प्लस जितने एनर्जी का फोटोन आपने खाया वो, ठीक है। अब अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना है, तो ये एनर्जी का नेट सम ग्रेटर देन जीरो होना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? क्योंकि अगर ई ई डैश बहुत छोटा है, वो आपको रिलीज ही नहीं करा सकता, तो फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। ओके, क्लियर है सबको? यस सर। बोलिए, कोई कुछ चैट बॉक्स में लिख रहा है? हाँ, रोहिमा जी ने कुछ लिखा है, सॉरी सर गलती से हो गया, नो प्रॉब्लम रोहिमा जी, आगे बढ़ते हैं।
तो सबको समझ में आया मेटेलिक लैटिस? तो कई बार आपने देखा होगा, एकदम बच्चों वाला कंसेप्ट है। तो अब देखते हैं डेफिनेशन वाइज क्या है भाई? फिनोमेना इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज फ्रॉम अ मेटेलिक सरफेस ऑन इरेडिएटिंग इट विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जब भी हम किसी मेटल सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन चलाएं और वहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होने लग जाए, मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होने लग जाए, तो उनको, उस फिनोमेना को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर है? बोलिए। ठीक। अब उसे समझने वाली बात कि भैया सिंपल सी बात है कि अगर मैं इस येलो कलर के रीजन को एक्सपेंड करूं तो वो कुछ इस टाइप से दिखेगा। आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे है, सिंपल सी बात है, उसकी एनर्जी नेगेटिव में है। अगर आपका इनकमिंग इलेक्ट्रॉन उसको पॉजिटिव कर देता है एब्जॉर्ब करने के बाद, तभी वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाए। दैट मीन्स एवरी मेटल सरफेस हैव अ थ्रेशोल्ड एनर्जी व्हिच इज नोन एज वर्क फंक्शन। समझ में आई बात? तो हर एक मेटल के सरफेस का एक वर्क फंक्शन होता है। ठीक है? वो वर्क फंक्शन अलग अलग मेटल में अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि भाई अलग अलग मेटल में अलग अलग टाइप से कर्नल्स हैं, अलग अलग टाइप का एसोसिएशन है। तो ऑफ कोर्स अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन हूं, मेरी एनर्जी -50 है, तो मेरे लिए वर्क फंक्शन है 50, क्योंकि जब तक 50 का फोटोन मेरे मुंह में नहीं घुसेगा तब तक मैं बाहर नहीं निकल सकता। ठीक है? अगर मेरे ऊपर 30 का 49 का भी फोटोन गिरा तब भी मैं बाहर नहीं निकल सकता। ठीक है? तो कम से कम एक मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी का फोटोन तो मेरे को मिलना ही चाहिए। ठीक है? अगर उससे कम एनर्जी का फोटोन मिला तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो पाए, अगर उससे ज्यादा एनर्जी का फोटोन मिला तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो पाए। इतना समझ में आ रहा है सबको या नहीं? बोलिए। यस सर। तो वर्क फंक्शन अलग अलग मेटल का अलग अलग होता है, नो डाउट। और सिंपल सी बात है, जनरली एक्सपेक्टेड है कि जिनके मेटेलिक लैटिस वीक होंगे उनका वर्क फंक्शन कम होगा, जिनके मेटेलिक लैटिस बहुत ही स्ट्रांग होंगे उनका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा। मतलब वर्क फंक्शन आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं है। तो इस चक्कर में मत रहिए कि ये लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ेगा, टॉप टू बॉटम आने पे घटेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मेटेलिक लैटिस पे डिपेंड करता है। और मेटेलिक लैटिस किस पे डिपेंड करते हैं? कर्नल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पे और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे। समझ नहीं बात? तो अलग है, वो आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, वो भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से, लैटिस से नहीं। ये लैटिस की बात है, ये सिंगल एटम की बात नहीं है। समझ में आई बात? तो आप आयोनाइजेशन एनर्जी से इसको रिलेट मत करिए, अदरवाइज आपके आंसर गलत आएंगे। आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? मेरी भावनाएं आप लोग तक पहुंच रही हैं? बोलिए। यस सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, तो वर्क फंक्शन को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं? वर्क फंक्शन इज डिफाइंड एज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय अ मेटेलिक सरफेस टू जस्ट रिलीज अ फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है? उसको हम वर्क फंक्शन बोल सकते हैं। तो वर्क फंक्शन आपके ऊपर बाउंडेशन क्या है? अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप देखना चाहते हैं तो बाउंडेशन क्या है कि इनकमिंग फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर हो या उससे ज्यादा हो। लेकिन अगर इनकमिंग फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम होती है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। समझ में आ रही बात? जैसे अगर मेरी सरफेस का वर्क फंक्शन है 50 यूनिट, तो 50 यूनिट कम से कम 50 यूनिट का फोटोन तो आना ही चाहिए। ठीक है? अगर 50 से कम का आया तो भैया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा नहीं। अगर 50 का आया तो इलेक्ट्रॉन जस्ट रिलीज होगा, काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। अगर 55 का आया तो 50 तो लग जाएगा रिलीज होने में और रिमेनिंग 5 उसकी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। ओके, क्लियर है बात? यस सर। So in order to exhibit photoelectric effect, the energy of photons should be greater than equal to what? The work function of the metallic surface. ठीक है? वर्क फंक्शन को, क्योंकि वर्क फंक्शन को कौन सेटिस्फाई करने वाला है? लैम्डा या न्यू, किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। तो अगर मैं एक ऐसी फ्रीक्वेंसी मान लूं कि भैया इतनी से कम इतनी फ्रीक्वेंसी का फोटोन तो आना ही चाहिए, तो मैं वर्क फंक्शन को क्या लिख सकता हूं? एच न्यू नॉट के बराबर। ठीक है? अगर मैं लेमडा नॉट वो मैक्सिमम वेवलेंथ मान लूं कि उसके ऊपर वाली वेवलेंथ अगर आएगी तो कोई फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, तो वो मैं मान सकता हूं लैम्डा नॉट, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो वर्क फंक्शन हमेशा
थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखा जा सकता है, जैसे hc बाई लेमडा नॉट या h न्यू नॉट। ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन किस फॉर्म में लिखा जा सकता है? अगर लेमडा वेवलेंथ है तो hc बाई लेमडा, और अगर न्यू फ्रीक्वेंसी है तो h न्यू। आप बताइए, अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना है तो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होना चाहिए? वर्क फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए, मतलब h न्यू की वैल्यू h न्यू नॉट से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब न्यू की वैल्यू न्यू नॉट से ज्यादा होनी चाहिए। तो जब भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखना होता है तो हमेशा हम फ्रीक्वेंसी को चेक करते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन should always be greater than threshold frequency, and wavelength of photon should always be less than what? The threshold wavelength. तो मैथमेटिकली कंडीशंस हम अगर बनाए तो ये कंडीशन है, आप देख सकते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क फंक्शन। एनर्जी फोटोन का, अगर फोटोन की फ्रीक्वेंसी न्यू है तो एच न्यू है, और अगर न्यू नॉट आपका क्या कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो एच न्यू नॉट आपका वर्क फंक्शन है। सो ऑफ कोर्स ये कंडीशंस देखने को मिलेंगी, एच न्यू शुड बी ग्रेटर देन एच न्यू नॉट, मतलब न्यू फोटोन की फ्रीक्वेंसी हमेशा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। अगर मैं एच सी बाई लेमडा के टर्म्स में लिखता हूँ एनर्जी को, तो एच सी बाई लेमडा नॉट से ज्यादा होना चाहिए। दैट मीन्स फोटोन की वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होनी चाहिए। सो दिस इज द फाइनल रिक्वायरमेंट फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। किसी को यहाँ तक कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, प्लीज बताएं, बोलिए। कोई कुछ कहना चाहता है, प्लीज कहें। Sir, no question. ओके, वेरी गुड। चलिए, तो इसको हम कैसे देखते हैं? ठीक है, ये तो हो गई बेसिक बात है, ये हो गई वो वाली बात है कि जो लेमन टर्म में किसी भी बुक में अगर लिखा है। हाँ बोलिए। सर ये समझा नहीं, लेमडा लेस देन और इक्वल टू लेमडा नॉट। देखो भाई, एनर्जी क्या होनी चाहिए फोटोन की? आपके थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब वर्क फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए, है कि नहीं? इतना समझ में आता है हसीना जी? यस सर। हाँ, तो तुम एनर्जी ऑफ फोटोन को क्या लिखोगे? अगर फोटोन की वेवलेंथ लेमडा है, एच सी बाई लेमडा लिखोगे, बोलो। यस सर। अगर मैं बोलूं कि वर्क फंक्शन W है और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लेमडा नॉट है, तो वर्क फंक्शन को लेमडा नॉट के टर्म्स में क्या लिखोगे? एच सी बाई लेमडा नॉट। ठीक है, Yes. मैथमेटिकल इक्वेशन है, एच सी तो कैंसिल हो जाएगा। 1 अपॉन लेमडा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाई लेमडा नॉट, तो Yes, sir. उसका उल्टा करोगे तो ये साइन उल्टा हो जाएगा, है Yes, कि sir. नहीं? Yes. यही, ओके। चलिए, ओके। सो एक्सपेरिमेंटली देखिए, ये तो हो गया थ्योरेटिकल बात, किताब हमने कॉपी पर फिगर बना लिया और उससे समझ लिया कि भैया ये फिगर है, इसको ऐसे समझ सकते हैं, बात खत्म। लेकिन एक्सपेरिमेंटली हम इसको कैसे देख सकते हैं? भाई ये तो हो गया थ्योरेटिकल बात, बट एक्सपेरिमेंटली हम इस चीज को कैसे देखेंगे? तो एक्सपेरिमेंटली हम इस चीज को देख सकते हैं, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में ही किसी एक इलेक्ट्रोड को हम बना देंगे मेटल का सरफेस, और उसके ऊपर हम चलाएंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स, मतलब फोटॉन्स, और उससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कैथोड रेस के जैसे ही। उन इलेक्ट्रॉन्स को जैसे ही इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हो जाएगा सामने, तो एक करंट दिखेगा। तो फिजिकली एक्सपेरिमेंट में हम करंट को नोट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आ रही बात? ओके। और उस करंट के वेरिएशन से ही हमें पता चलता है कि कितने फोटो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, कितने उनकी काइनेटिक एनर्जी है, वगैरह। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो है वो अलग चीज है, बट अभी हम देख लेते हैं कि कैसे हम अब इस चीज को आइंस्टीन ने समझाया। तो आइंस्टीन ने इसको ऐसे समझाया कि अगर इस पर्टिकुलर कोई मेटल सरफेस है जिसका वर्क फंक्शन है, जिसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लैम्डा नॉट और न्यू नॉट है, और जो मेरा फोटोन आ रहा है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करा पा रहा है, मतलब उसकी लैम्डा नॉट से कम है, या उसका न्यू नॉट से ज्यादा है। समझ में आ रही बात? तब क्या होगा? एनर्जी शुड बी कंजर्व। दैट मींस जितनी भी एनर्जी आपका फोटोन लेके आ रहा है, वो एनर्जी दो पार्ट में डिवाइड होगी। एक तो खुद के रिलीज होने में, मतलब जो अंदर लेटिस को तोड़ के बाहर निकलने में, दैट इज वर्क फंक्शन। और जितनी रिमेनिंग एनर्जी होगी, अगर एक्स्ट्रा एनर्जी है, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही बात? क्लियर है सबको? ठीक है, तो एनर्जी कंजर्वेशन तो हमेशा ही लगेगा। एनर्जी कंजर्वेशन तो भाई, अगर सीधी बात है, मेरा वर्क फंक्शन है 50 जूल और मैंने मुंह खोला और मेरे अंदर फोटोन घुस गया 70 जूल का, तो 50 जूल तो मैं यूज करूंगा अपने आप को छुड़ाने में, और रिमेनिंग 20 जूल है
वो गायब तो होगा नहीं, वो उसके बराबर मेरे को दौड़ना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितनी भी एनर्जी आती है वो एनर्जी 2 फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाती है, ये आइंस्टीन का कहना था। एक फ्रेगमेंट उस इलेक्ट्रॉन को अपने सिस्टम से रिलीज कराता है और दूसरा फ्रेगमेंट उस रिमेनिंग जो फ्रेगमेंट है वो उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करता है, मोशन वाली काइनेटिक एनर्जी। समझ में आई बात? तो आइंस्टीन के हिसाब से एनर्जी ऑफ फोटोन h न्यू है और वर्क फंक्शन h न्यू नॉट है और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है। सो दिस इज द इक्वेशन व्हिच इज नोन एज आइंस्टीन इक्वेशन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू नॉट। किसी को कोई भी दिक्कत है प्लीज बताएं, ठीक है? सिमिलरली मैं इसको लेमडा की टर्म्स में भी लिख सकता हूं। ओके, आगे बढ़ें। Yes, sir. Yes, sir. सर इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ मैं यही सेम काम कर सकता हूँ, hc बाई लेमडा फोटोन की एनर्जी है, hc बाई लेमडा नॉट आपका वर्क फंक्शन है। अगेन यू कैन राइट द सेम थिंग इन टर्म्स ऑफ लेमडा, ठीक है? ये दोनों इक्वेशन कलेक्टिवली आइंस्टीन इक्वेशन कहलाती हैं। बट आइंस्टीन इक्वेशन में आइंस्टीन ने एक और चीज बताई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है और जब चार्ज पार्टिकल होता है तो हम काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में जरूर कन्वर्ट कर सकते हैं नहीं? जैसे अगर मेरी स्पीड है, मैं मूव कर रहा हूँ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मैं इलेक्ट्रॉन हूँ, तो मैं सामने अगर पॉजिटिव प्लेट लगा दिया तो मैं उससे रिपेल फील करूंगा, मेरी काइनेटिक एनर्जी धीमे धीमे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी, ठीक है? तो इस सेटअप को कैसे किया गया? इस सेटअप को कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट के हिसाब से किया गया, ठीक है? जैसे ये आपका सेटअप है, मैं इस सेटअप को थोड़ा अनोट कर देता हूँ ताकि आप देख पाए। तो अनोट में कलर चेंज कर देता हूँ, रेड कर। देखिए यही आपका सेटअप है। सोचिए जैसे ढंग से सेटअप आई थिंक अगले पेज पे बनाया है, वो देखते हैं। ये देखिए ये है सेटअप, ठीक है? शुरुआत से देखिए, मैंने मान लेते हैं जैसे एनोड जो आपका है पॉजिटिव चार्ज वाला, उसको मैंने मेटल का सरफेस बना दिया, ठीक है? और मैंने उसके ऊपर लेमडा और न्यू फ्रीक्वेंसी के फोटोन को चला दिया, ठीक है? और ये बात पक्की है कि लेमडा जो है वो लेमडा नॉट से कम है और न्यू जो है वो न्यू नॉट से ज्यादा है, मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, पक्की बात है। तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे नो डाउट उनमें काइनेटिक एनर्जी होगी और काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से वो इस इलेक्ट्रोड से, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, ठीक है? जैसे ही वो पॉजिटिव से नेगेटिव पे रिसीव होंगे, मुझे को यहाँ पे अमीटर में एक डिफ्लेक्शन करंट नोट होगा और उस डिफ्लेक्शन करंट को हम बोल सकते हैं क्या? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आ रही बात? ओके, इतनी बात समझ में आ रही सबको या नहीं? बोलो। मैंने अभी बैटरी sir. नहीं लगाया, मैंने बैटरी अभी नहीं लगाया। मान लेते हैं बैटरी अभी 0 वोल्ट का है, मतलब सीधा कनेक्शन है तार का और कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? अब सोचिए आप, मैं क्या करता हूँ, मैं इस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस वोल्टेज को बढ़ाऊंगा। होगा क्या उससे? ये वाली चीज है पॉजिटिव, ये वाली चीज है नेगेटिव। क्या होगा इससे? नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो कैथोड है वो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगी? रिपेल करेगी, करेगी या नहीं? बोलिए। यस सर जैसे जैसे वो रिपेल होगी, जैसे मैं आपकी तरफ दौड़ के आ रहा हूँ 10 मीटर पर सेकंड से और मेरे ऊपर आपका एक रिपल्यूशन फोर्स लग रहा है, तो धीमे धीमे मेरी स्पीड क्या होगी? कम होती जाएगी। 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7, 7 से 6, इस टाइप से होगी या नहीं? ठीक है, जरूरी नहीं है कि मैंने इतना वोल्टेज दिया हो अभी कि आप मेरे तक ना पहुंच पाए। आप मान लेते हैं 10 से स्टार्ट किए, 5 वाली स्पीड के साथ आप यहाँ पे रिसीव हो गए, तो नो डाउट फोटो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू घटेगा समय के साथ, बट जीरो तो नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे मैं वोल्टेज को बढ़ाता जाऊंगा बढ़ाता जाऊंगा बढ़ाता जाऊंगा, तो ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, रिपल्शन बढ़ता जा रहा है, इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के ऊपर बढ़ता जा रहा है। तो एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मेरा इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकला इस इलेक्ट्रोड से, वो आगे बढ़ ही नहीं पाए। ठीक है, क्योंकि इतना अट्रैक्शन है पॉजिटिव का इसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, कि वो पीछे खींच लिया गया, और इतना रिपल्शन है इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड का उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कि वो पीछे ढकेल दिया गया। समझ में आ रही बात? दैट मीन्स मेरा कोई भी इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन भी इस एरिया से
यहाँ पे नहीं पहुंच पा रहा है, मतलब मेरा सर्किट खत्म हो गया, मतलब मेरा करंट 0 हो गया। तो जिस वोल्टेज पे आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0 हो जाए इस एक्सपेरिमेंट में, वो वोल्टेज कहलाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये आइंस्टीन नहीं दिया था, ठीक है। तो क्या कहलाता है वो, बोलो जल्दी। स्टॉपिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल। पोटेंशियल, बिल्कुल सही बात। तो Stopping स्टॉपिंग potential. पोटेंशियल वो पोटेंशियल है जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फोटो इलेक्ट्रॉन भी एनोड से कैथोड पे रिसीव ना हो पाए। दैट मींस हुआ क्या है भाई साहब, हुआ ये है कि जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन की, वो आपने पूरी तरह से बैलेंस कर दी, किससे, इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क से। तो काइनेटिक एनर्जी मतलब मैकेनिकल वर्क, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इज व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क। इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, फिजिक्स तो आपने पढ़ाई है। अगर Q चार्ज V पोटेंशियल डिफरेंस में ट्रेवल करता है, ठीक है, तो बताइए कितना वर्क डन हुआ। So it will be V by Q. नहीं, वर्क डन होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल ड्रॉप। समझ में आ रही बात। तो वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील्ड में हमेशा इसी के बराबर होता है, Q इंटू V। समझ में आ रही बात। तो Q आपका चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, E, और V वोल्टेज है। तो कौन से वोल्टेज पे एनर्जी एनर्जी मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0 हुआ है, Vs। Yes. That means what I can say, the kinetic energy of electron is nothing but E into Vs। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? Yes, sir. सर ये बोलो। जो लास्ट का बोला पार्ट वो फिर से बोलिए ना। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अगर मैंने मतलब मेरा वर्क फंक्शन था, मैं इलेक्ट्रॉन हूँ, मेरा वर्क फंक्शन था 50 और मैंने फोटोन खाया 60 का, ठीक है, तो टेक्निकली मेरी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए 10 के बराबर, होनी चाहिए नहीं, बोलिए किसने हाँ पूछा था ये सर। सवाल? हाँ फाइमा जी। तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी 10 का होना चाहिए, बट अफसोस की बात क्या है कि मेरे को रिपेल कर दिया गया, मतलब मेरी काइनेटिक एनर्जी 0 कर दी गई, मेरे को आगे हिलने ही नहीं दिया गया। किसने ये काम किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने। समझ में आई बात। तो दैट मींस एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अगर मेरी काइनेटिक एनर्जी 0 हुई है तो किसी ना किसी की बढ़नी चाहिए, तो किसकी बढ़ी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील्ड की। समझ में आ रही बात। और उसकी एनर्जी कितनी होती है, उसका वर्क कितना होता है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल ड्रॉप। तो चार्ज कितना हो गया इलेक्ट्रॉन का, E, और पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया, 0 काइनेटिक एनर्जी पे, Vs। समझ में आ रही बात। तो काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय E इंटू Vs। ठीक है फाइमा जी, फाइमा जी समझ में आया? हाँ सर ठीक समझ में आया। ओके। तो मैं काइनेटिक एनर्जी को स्टॉपिंग पोटेंशियल की टर्म्स में E इंटू Vs लिख सकता हूँ। समझ में आ रही बात। दैट मीन्स उन सारे फॉर्मूलेस को जो हमने आइंस्टीन इक्वेशन बनाई थी उनको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। जैसे आइंस्टीन इक्वेशन क्या थी, h न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। मैं हाफ mv स्क्वायर को E इंटू Vs लिख सकता हूँ। hc 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी को मैं E इंटू Vs लिख सकता हूँ। समझ में आई बात। तो इस इक्वेशन से अब आप स्टॉपिंग पोटेंशियल भी निकाल सकते हो। एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। फिजिक्स में भी जब आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हैं तो वहां पे भी ये टॉपिक पढ़ाया जाता है नहीं, ईमानदारी से बोलिए। वहां पे मैक्सिमम Yes. सवाल स्टॉपिंग पोटेंशियल के ही होते हैं, क्योंकि ये फिजिक्स का कंसेप्ट है, वर्क एनर्जी पावर। समझ में आई बात। तो फिजिक्स वाला आदमी इसके ऊपर ज्यादा सवाल पूछता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर। केमिस्ट्री वाले आदमी को तो मतलब है केवल किससे, वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड एनर्जी, बस इन सब से मतलब है। बट भाई मेरा, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि भाई मैं आपको पूरा बता दूं, तो मैंने इसलिए पूरा आपको बताया इन डिटेल। ठीक है, समझ में आई बात। फिजिक्स वाले आदमी आपको कुछ ग्राफ्स भी बताएंगे, आपको बोलेंगे बताओ फोटो इलेक्ट्रिक करंट किस पे डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल किस चीज पे डिपेंड करेगा। तो बहुत ही सिंपल से आप समझ सकते हो, काइनेटिक एनर्जी हो या स्टॉपिंग पोटेंशियल हो, किस पे डिपेंड कर रहा है, जो फोटोन है उसका न्यू या उसकी लैम्डा। समझ में आई बात। अगर न्यू बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक। बट करंट
करंट तो काइनेटिक एनर्जी से डिफाइन नहीं होता है, करंट डायरेक्टली किस पे डिफाइन होता है, dq by dt है या नहीं, बोलिए। Yes, करंट sir. किस पे डिफाइन होता है, करंट डिफाइन होता है कि कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ है, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पे डिफाइन होता है। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जब बात आएगी तब फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की बात नहीं होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ तो एक सिंगल फोटोन की एनर्जी को कम ज्यादा कर सकते हैं, बट नंबर ऑफ फोटोन्स किस पे डिपेंड करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कि लाइट के पर यूनिट एरिया में कितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स, तो वो हमेशा डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे। समझ में आई बात, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है ऊपर, आई स्मॉल आई मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आई, कैपिटल आई मतलब द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। इंटेंसिटी क्या डिफाइन होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया, मतलब एक यूनिट एरिया में कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स है। अगर मैं बोलूं कि इंटेंसिटी 10 टाइम्स हो गया, तो अब उतने ही यूनिट एरिया में 10 गुने फोटॉन्स गिरेंगे, तो 10 गुने फोटो इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, ज्यादा चार्ज बनेगा, ज्यादा चार्ज फ्लो होगा, करंट बढ़ जाएगा, ये है बात। तो हमेशा याद रखिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, रिमेनिंग चीजें चाहे वो स्टॉपिंग पोटेंशियल हो चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, वो न्यू और लैम्डा पे ही डिपेंड करती है। समझ में आया? यस सर। वेरी गुड। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देना चाहता हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने लाइट चलाया तो थोड़ी देर बाद एक आध मिनट के बाद फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये एकदम गलत बात है। ये चीज एकदम साइमल्टेनियस है, एकदम इंस्टेंटेनियस है। दैट मीन्स जैसे ही लाइट गिरता है वैसे ही फोटो इलेक्ट्रॉन बनने लग जाते हैं। सो देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन रेडिएशन ऑफ लाइट एंड रिलीज ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, पहली चीज। दूसरी चीज जो हमने पहले ही पढ़ा है, कंडीशंस क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमेशा देखने को नहीं मिलेगा, केवल तभी देखने को मिलेगा जब इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा हो, ठीक है। सो ये बात पक्की पता होनी चाहिए। तीसरी चीज क्या है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कभी भी फ्रीक्वेंसी या लैम्डा पे डिपेंड नहीं करते हैं। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स या फोटो इलेक्ट्रिक करंट केवल और केवल किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और इंटेंसिटी क्या क्या डिफाइन होता है, इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ फोटॉन्स मतलब टोटल एनर्जी पर यूनिट एरिया, ठीक है। सो इंटेंसिटी इज द ओनली थिंग which can increase the photoelectric current, ठीक है। लैम्डा और न्यू फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी या स्टॉपिंग पोटेंशियल को कम ज्यादा कर सकते हैं, बट intensity is the thing which will increase the photoelectrons itself, number of photoelectrons and hence photoelectric current। समझ में आई बात, क्लियर है? इंटेंसिटी के बारे में तो चीजें आप जानते ही हैं, आपने फिजिक्स में जरूर पढ़ा होगा। इंटेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया। ये बात पक्की है कि करंट जो है वो फोटो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फिजिक्स वाले लोग इसी ग्राफ को थोड़ा और भी डिटेल में बनाते हैं, अब वो आप देख लीजिएगा फिजिक्स वाली किताब में, वो ऐसे बनाते हैं, नेगेटिव से स्टार्ट होता है सर फर्स्ट एक वाला, ऑपरेशन करंट। हाँ क्या बोल रहे हैं? हाँ नसीमा फर्स्ट जी कुछ पॉइंट बोल समझ में नहीं आया। पॉइंट नंबर 1 जो टाइम लेग जो है टाइम ना लेग सर, तो, वो पार्ट हाँ समझ में तो नहीं आया। टाइम लेग तो देखो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि लाइट की स्पीड क्या है, बहुत ही हाई, और जो भी फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे अगर उनकी स्पीड 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हुई तो हमारी दुनिया में तो बहुत ज्यादा स्पीड है। सो हमारी दुनिया के हिसाब से टाइम लैग नहीं होता है, ठीक है। मतलब माइक्रो सेकेंड नैनो सेकेंड में कंप्लीट होने वाला प्रोसेस है कि जैसे ही मैंने लाइट चलाई वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट हो गए, हमें तो यही लगेगा, ठीक है। जैसे ही हमने लाइट का स्विच दबाया मेरे को तुरंत अमीटर में डिफ्लेक्शन देखने को मिल जाएगी। समझ में आ रही बात? तो हमारे लिए टाइम लैग नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमें एक मिनट पहले हमने टॉर्च चलाया और 1 मिनट बाद मीटर में डिफ्लेक्शन मिल गया। हाँ बोलिए नसीमा जी, क्लियर? हाँ सर समझ में आया। ओके ठीक है। सो ये हो गया आपका नॉर्मल आइडिया कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट केवल इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, लेकिन उसके अलावा चीजें जैसे काइनेटिक एनर्जी की बात की जाए तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ जनरली ऐसे आएगा, फ्रीक्वेंसी के साथ या वेवलेंथ के साथ। तो सिंपल सी बात है, वो ग्राफ हमेशा न्यू नोट से स्टार्ट होगा, क्योंकि न्यू नोट से नीचे फ्रीक्वेंसी तक तो फोटो इलेक्ट्रॉन बने ही नहीं थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकला ही नहीं था। न्यू नोट पे निकला और न्यू नोट से ज्यादा एनर्जी लोगे फोटोन की तो ऑफ कोर्स काइनेटिक एनर्जी कंटिन्यूअसली बढ़ती जाएगी। समझ में आ रही बात? तो फ्रीक्वेंसी पे काइनेटिक एनर्जी या स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है, लेकिन
इंटेंसिटी पे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड नहीं करता है। इंटेंसिटी केवल और केवल किस पर किसके साथ डिपेंडेंस दिखाएगा, बोलिए, करंट। दिखाएगा इंटेंसिटी दिखाएगा करंट के साथ, और काइनेटिक एनर्जी या स्टॉपिंग पोटेंशियल दिखाएगा फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के साथ। ठीक है, क्लियर है? तो मैंने ये बना भी दिया है आपके लिए। इंटेंसिटी बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी फिक्स रहता है। काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रिक करंट को चेंज करता है। ठीक है, सो ये है उसका मेन काम। एंड लैम्डा और न्यू ये काइनेटिक एनर्जी या स्टॉपिंग पोटेंशियल को बदलते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? कोई कुछ कहना चाहता है तो बताइए, बोलिए। कुछ कहना है आपको, बोलिए। भाई ये सैमसंग गैलेक्सी नाम से जो आदमी है जिन्हें अपने प्रोफाइल पे टिक लगा रखा है, वो कृपया करके अपना ओरिजिनल नाम लिख दे ताकि मैं उनका नाम समझ पाऊँ, है ना। सैमसंग गैलेक्सी कौन है, अपना नाम लिख दीजिए। धन्यवाद। आगे बढ़े फिर, बोलिए। यस सर, आगे बढ़िए। तो नोट्स जो मैंने आपको दिए हैं, उन नोट्स में कुछ सॉल्व एग्जाम्पल है इस टॉपिक के बाद, आप उन्हें जरूर सॉल्व करिएगा, देखिएगा कि आपसे सवाल सॉल्व हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने बात की थी क्या क्या, कि भैया डुअल नेचर होता है, डी ब्रॉगली ने ये बताया, लाइट में भी डुअल नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन का भी डुअल नेचर होता है। तो आप खुद बताइए कि अगर मैं डुअल नेचर रखता हूं तो क्या आप मेरी एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट स्पीड को नोट कर सकते हैं? नो सर। फिजिक्स में आपने जरूर पढ़ा होगा, याद करिए। जैसे आपने फिजिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा, तो प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान आपने एक पार्टिकल उठाया और उसको किसी थीटा एंगल पे फेंक दिया v स्पीड के साथ। आपके फिजिक्स वाले सर आपको पूरा पूरा डिटेल में पढ़ाते हैं कि उसकी ट्रेजेक्टरी क्या होगी, ठीक है, वो किस पॉइंट पे क्या वेलोसिटी रखेगा, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं। समझ में आई बात? ये पार्टिकल नेचर है। तो आपको मैं दिख रहा हूँ स्क्रीन पे, जैसे अभी आप मेरे को देख पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि मैं अभी मोशन नहीं कर रहा हूँ, मोशन जो है बहुत ही माइन्यूट है मेरी साइज के हिसाब से, और मैं क्या कौन सा नेचर दिखा रहा हूँ, पार्टिकल या वेव? पार्टिकल नेचर। अगर मैं एट प्रेजेंट सेम टू सेम टाइम पे वेव बन जाऊं तो क्या आप मेरी बाउंड्रीज वगैरह देख पाएंगे? नहीं, मैं No, sir. इस पूरी स्क्रीन पे डिलोकलाइज होऊंगा। ठीक है, अब एग्जैक्टली कहाँ पे होऊंगा मैं, ये आप नहीं बोल सकते, लेकिन ये जरूर बोल सकते हो कि स्क्रीन के अंदर है। अब जहां भी है वो हमें नहीं पता। ठीक है, दैट मीन्स मेरी वेव बनते ही एक चीज पे ऊपर तो क्वेश्चन मार्क लग ही जाएगा कि मेरी एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम मेरा डिफाइन नहीं हो सकता। ठीक है, जब भी मैं एग्जैक्ट पोजीशन निकालने जाऊंगा कुछ ना कुछ एरर जरूर मिलेगा, जब भी मैं एग्जैक्ट मोमेंटम निकालने जाऊंगा कुछ ना कुछ एरर जरूर मिलेगा। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हाइजेनबर्ग, उस साइंटिस्ट ने क्या क्या बताया कि ये जो एरर है इसका मिनिमम लिमिट कितना होना चाहिए, मतलब उससे कम एरर इस कैलकुलेशन में हो ही नहीं सकता। ठीक है, एरर होगा तो उससे ज्यादा ही होगा, उससे कम कभी नहीं होगा। आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो क्योंकि अगर मैं डुअल नेचर दिखा रहा हूं तो मैं पार्टिकल भी हूँ, वेव भी हूँ एट द सेम टाइम। पार्टिकल के हिसाब से आप मेरा पोजीशन निकाल सकते हो, बट मैं पार्टिकल हूं ही नहीं, मैं तो वेव हूँ। मैं ये भी बोल सकता हूँ, मतलब मेरी एग्जैक्ट पोजीशन में कुछ ना कुछ प्रिसीजन एरर हो गई होगा और मेरी स्पीड में कुछ ना कुछ एरर हो गई होगा। इन दोनों एरर की एक मिनिमम लिमिट डिफाइन की गई हाइजेनबर्ग ने, इसकी मिनिमम लिमिट दी है। मतलब इतना एरर आप चाहे कितनी इफिशिएंट हो जाए, आप चाहे कितनी महान मैथमेटिशियन हो जाए, क्वांटम मैकेनिक्स के महान फिजिसिस्ट हो जाए, लेकिन आप डुअल नेचर दिखाने वाले किसी भी पार्टिकल की
एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम को नहीं निकाल सकते। ठीक है, ये क्वांटम मैकेनिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जो जो कहलाता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक। तो क्लियरली इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम अगर इसे लगाएं तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल भी है, इलेक्ट्रॉन वेव भी है। ठीक है, एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल एज वेल एज अ वेव। बोर्स मॉडल की बात करें तो हमने तो सब कुछ निकाल लिया था। बोर्स मॉडल से एग्जैक्ट रेडियस भी निकल आई थी, एग्जैक्ट वेलोसिटी भी निकल आई थी, सब कुछ निकल आया था, क्योंकि बोर्स मॉडल पूरी तरह से पार्टिकल नेचर पे बेस्ड है। ठीक है, तो हम निकाल पाए थे। लेकिन अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन या जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं उनके ऊपर डुअल नेचर डोमिनेंट होता है, मतलब वेव नेचर एसोसिएटेड डोमिनेंट है। मतलब इलेक्ट्रॉन अब पार्टिकल के साथ साथ वेव भी है, और जब दोनों है तो ये बात पक्की है कि उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी निकालने में एरर जरूर आएगा। एंड एज पर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वो एरर कितना होगा, वो एरर इस तरीके से डिफाइन होता है। ठीक है, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का कहना क्या है कि इलेक्ट्रॉन हैविंग मास m एंड स्पीड v इज पार्टिकल एज वेल एज अ वेव, एंड वेव एसोसिएटेड कितना होगा, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। तो उसकी पोजीशन x में कुछ ना कुछ एरर आएगा और उसकी वेलोसिटी v में कुछ ना कुछ एरर आएगा। तो वो एरर अगर हम ऐसे डिफाइन करें कि डेल्टा x इज द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा v वेलोसिटी में एरर, मतलब मोमेंटम में एरर, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, मतलब डेल्टा p कैन बी रिटन एज m इनटू डेल्टा v। सो अगर डेल्टा v है तो डेल्टा p भी है। सो इफ दिस इज डिफाइंड एज द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी और मोमेंटम, then the minimum error associated with position as well as momentum, the minimum multiplication will always be greater than equal to h upon 4 pi। समझ में आ रही बात? तो कम से कम इतना एरर तो होना ही होना है। ठीक है, समझ में आई बात? इससे ज्यादा हो गई, ठीक है, लेकिन इससे कम कभी नहीं हो सकता। बोलिए, क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, डेल्टा पी को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा पी, पी है मोमेंटम, मोमेंटम को एम भी लिख सकता हूँ। मास पे तो कोई चेंज होता नहीं, मास तो फिक्स है, सो एम कॉमन आ गया, कांस्टेंट डेल्टा वी, मतलब डेल्टा पी कैन बी रिप्लेस्ड बाय एम इनटू डेल्टा वी। सो अगर आप डेल्टा पी को एम इनटू डेल्टा वी से रिप्लेस कर देंगे तो डेल्टा एक्स uncertainty in position, delta v uncertainty in velocity, and the minimum value of these two error should always be greater than equal to h upon 4 pi m। यहाँ पे h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, m क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल। समझ में आ रही बात? क्लियर है? ओके, चलिए, तो एक सवाल मैं आपको देता हूँ, क्योंकि एरर तो आप लोगों को फिजिक्स वाले सर अभी भी पढ़ा चुके हैं, और पिछले 3 साल से आप एरर डायमेंशन यूनिट, ये सब आप 3 साल से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो क्यों ना आप एक सवाल सॉल्व करके दिखाएं। ठीक है, सवाल है आपके सामने, फॉर्मूला आपके सामने भी है। सवाल क्या है कि अगर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना है, ठीक है, और उसकी काइनेटिक एनर्जी में एरर इतना है, तो बताइए उसकी पोजीशन में कितना एरर आएगा। सॉल्व करिए, स्टार्ट हो जाइए, आपको मैं 2 मिनट देता हूँ। समझ में आया सवाल या फिर से बोलूं? क्वेश्चन क्लियर है ना सबको? वेलोसिटी, एग्जैक्ट वेलोसिटी कितनी है वो गिवन है, काइनेटिक एनर्जी में एरर गिवन है, आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ उसकी पोजीशन में कितना अनसर्टेनिटी है, मतलब कितना एरर होगा मिनिमम से मिनिमम। स्टार्ट हो जाएगी, कर पाएंगे या नहीं बोलिए? फिजिक्स है तो एमवीडीवी नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू निकालिए, एग्जैक्ट वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको। काइनेटिक एनर्जी में एरर गिवन है और पोजीशन में अनसर्टेनिटी निकालना है आपको। वैसे आपका टेक्निकल टर्म्स में आंसर सही है, किसने भी दिया, किसने दिया, किसी मैडम ने दिया आंसर, नजमा। हाँ, तो नजमा बेगम जी आपका आंसर सही है, वैसे टेक्निकल टर्म्स में सही है, बट एग्जैक्ट टर्म्स में कितना होगा ये आपको निकालना पड़ेगा। क्या हुआ भैया, धीमे धीमे जो लोग हैं
स्टार्ट किया था हमने 20 लोगों से, और धीमे धीमे लोग कितने बचे हैं, केवल 8 लोग बचे हैं, बाकी लोग कहाँ भाग गए भाई साहब, कोई बताएगा? नहीं बताएंगे? चलिए आप नहीं बताएंगे तो हम तो पूछ ही लेंगे। हम्म। हेलो। हाँ जी मैडम। हाँ। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ आपसे कि रिपीटेड बैच में अभी कितने लोग हैं यहाँ पे? हम्म। तो जैसे हमने क्लास शुरू किया था तब तो 20-25 लोग थे, धीमे धीमे अभी क्या कहते हैं केवल 8 ही लोग बचे। तो रिपीटेड बैच का एग्जैक्ट क्या सिचुएशन है, टाइम मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट वाला, ये मुझे जानना है। कितने लोग ऑनलाइन लेते हैं, कितने लोग स्कूल में प्रेजेंट रहते हैं, ये सब इसका डिटेल एक बार निकाल के दीजिए। हम्म। अच्छा अच्छा। ठीक है समझ गया। हम्म हम्म, ठीक। मुजक्किर का नहीं, मैं अजमल सर से बात करता हूँ, वो वहीं पे है ना। ठीक है, एक बार उनका भी नंबर आप भेज दीजिएगा। ओके मैम, थैंक यू। हाँ जी, हो गया। हेलो। हो गया क्या? नहीं? No, sir. ओके। तो भैया इसको कैसे करना है, फिर ये तो फिजिक्स का सवाल है एक हिसाब से, तो देखते हैं इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हैं, क्योंकि आपको रिलेशन पता है किसके बीच में, डेल्टा एक्स और डेल्टा वी के बीच में। अगर डेल्टा वी मिल गया तो डेल्टा एक्स निकाला जा सकता है, लेकिन डेल्टा वी ना देके आपको काइनेटिक एनर्जी में वेरिएशन करना है। ठीक है, तो कैसे ना कैसे करके आपको डी के ई को डी डेल्टा वी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अगर ये मिल गया आपको तो आपका सवाल सॉल्व हो गया, एज सिंपल एज दैट। तो सबसे पहले आप फिजिक्स का इस्तेमाल करिए, क्योंकि आप काइनेटिक एनर्जी से निकालना चाहते हैं डेल्टा वी या डी वी। तो आप जानते हैं, क्योंकि डेल्टा एक्स तो तभी मिलेगा जब डेल्टा वी मिलेगा, डेल्टा वी तभी मिलेगा जब आप डेल्टा के ई को डेल्टा वी में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो उसके लिए आप फिजिक्स का इस्तेमाल करेंगे। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर आप डिफ्रेंशिएट कर दे दोनों तरफ, differentiation is what, small change, small error in kinetic energy, so that will be the differentiation of half mv square। आप इसको डिफरेंशिएट करिए, मास तो कांस्टेंट है, बाहर निकल आएगा, और v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2v। तो आपको क्या मिल जाएगा, डी के ई की वैल्यू मिलेगी एम वी डी वी। और जैसे ही आपको डी के ई की वैल्यू एम वी डी वी मिलेगी, तो आप वहां से डी वी निकाल सकते हैं। और डी वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी के ई अपॉन एम वी। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है, बोलिए। क्लियर? एज सून एज आपको डी वी मिल गया, यूज कर लीजिए इस इक्वेशन में, डेल्टा एक्स निकल आया, खत्म। एम डालने की जरूरत नहीं है, एम से एम कैंसिल ही हो जाएगा, दिख रहा है। बहुत आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। नहीं भी होगा तो सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर बिल्कुल आएगा। ये जो सवाल है आई थिंक आपके नोट्स में भी है, जो मैंने आपको दिया है, तो आप जरूर देखिएगा। ठीक है, नोट्स से अगर आपसे नहीं होता है सॉल्व तो, वैसे तो सीधी सीधी बात है, डी के ई से आपने डी वी निकाला,
और dv को इस फॉर्मूले में डाला और dx निकाल लिया। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल बिल्कुल पूछे जा सकते हैं आपसे। किसी को कोई भी दिक्कत है समझने में प्लीज बताएं। नहीं है ना? क्लियर? यस सर। Yes, sir, clear. ओके, चलिए तो इसके बाद फिर अब बात करते हैं अपन लोग क्या कहते हैं, क्या क्या चीजें हमने अभी तक देख ली। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देख लिया, हाइजेनबर्ग कंसंट्रेटिव प्रिंसिपल भी देख लिया। ठीक है, डुअल नेचर की बात हो चुकी है। तो अब बात आ जाती है, हमने एक दोनों के एक एक एग्जाम्पल भी देख लिए। जैसे पार्टिकल नेचर के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देख लिया, और वेव नेचर के लिए हाइजेनबर्ग कंसंट्रेटिव प्रिंसिपल को अप्लाई करते हुए इलेक्ट्रॉन को वेव मानते हुए बात की। अब हम वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मतलब मॉडल ऑफ एटम्स। शुरुआत हुई थी थॉमसन वाटरमेलन मॉडल से, प्लम पुडिंग मॉडल से, उससे तो कुछ एक्सप्लेन हुआ नहीं। रदरफोर्ड मॉडल पहला अच्छा नोटेबल काम था। रदरफोर्ड ने पहली बार जीवन में एक्सपेरिमेंट करके स्ट्रक्चर ऑफ एटम दिया, न्यूक्लियस का आइडिया दिया। ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया मॉडल है। ठीक है, लेकिन अफसोस की बात है वो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो बोर्ड्स ने उस मॉडल को कॉपी पेस्ट कर लिया, लेकिन स्टेशनरी ऑर्बिट, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, रेडियस, वेलोसिटी, इन सब के साथ बोर्स मॉडल अभी तक का सबसे सक्सेसफुल मॉडल माना गया। बट अफसोस की बात क्या है, बोर्स मॉडल की भी लिमिटेशन है, जो हमने लास्ट क्लासेस में देखा था कि बोर्स मॉडल बहुत सारी जगह पर लिमिटेड है। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में लगता है, और हाइड्रोजन लाइक एटम में अप्लाई होगा, और क्या कहते हैं, मैं बोलूँ कि पार्टिकल नेचर के ऊपर ही बेस्ड है। लेकिन हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के साथ साथ वेव भी है। तो इलेक्ट्रॉन का जो वेव वाला कंपोनेंट है वो तो भाई साहब बोर्ड मॉडल ने एक्सप्लेन नहीं किया। आज हम जरूर जानते हैं, आप लोग याद करिए, हर ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल होता है। ऑर्बिटल का कोई कंसेप्ट बोर्ड ने नहीं दिया है। ऑर्बिटल का कंसेप्ट देने के लिए हमें वेव नेचर लगाना पड़ेगा, और जब हम वेव नेचर लगाएंगे तभी हमारा काम होगा। ठीक है, तो अब इस वेव नेचर को लगाते हुए हम कैसे ये वाला काम कर सकते हैं। एक दो एग्जाम्पल मैंने ये सॉल्व कराए थे 11th वालों को, आप लोगों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही आसान से केसेस है अनसर्टेनिटी वाले, तो आप सॉल्व कर लीजिए। हाँ, कहीं कहीं पे आप जरूर फंस सकते हैं, जैसे ये वाला। चलो एक बार कोशिश करिए, पहला सवाल तो आपसे हो ही जाएगा। एक बार जरा दूसरा सवाल चेक करिए आपसे हो पा रहा है नहीं। दूसरे सवाल में एक बार पढ़ लीजिए दूसरा सवाल, ये वाला क्वेश्चन। बोलिए, हो रहा है? समझ में आया? तो जब ऐसा आपको गिवन हो, ये जो मैंने ग्रीन कलर से मार्क कर रखा है, +-1%, ठीक है, जब ऐसा गिवन होगा तो आपको 1% नहीं लेना है, कितना लेना पड़ेगा? बोलिए, 2%। ऊपर सर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कई लोग ब्लंडर कर देते हैं, उनका आंसर आधा आ जाएगा या डबल आ जाएगा। तो वो दोनों ऑप्शन होंगे, तो उनका +4 की जगह -1 हो जाएगा। तो इसलिए ये सवाल जरूर आपको देखना है। मैं आपको ये नोट्स भेज ही दूंगा, तो आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं अपने टाइम में। लेकिन मैं जिसकी बात कर रहा था वो बात है इसकी, दैट इज वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ये अब इम्पोर्टेंट है। तो बोर्स मॉडल ने की जो कमियां थी, बोर्स मॉडल में जो वेव नेचर इंक्लूडेड नहीं था, उस वेव नेचर को इंक्लूड किया गया पहली बार वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम में। वेव मैकेनिकल, जैसा कि नाम ही आपको दिख रहा है, वेव का मतलब वेव नेचर, मैकेनिकल का मतलब पार्टिकल नेचर। मतलब ये ऐसा मॉडल है जो डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल भी माना गया है
और इलेक्ट्रॉन को वेव भी माना गया है। मतलब जो बोर मॉडल की डीमेरिट्स थी उनको यहाँ पे दूर कर दिया गया है। बोर्स मॉडल की डीमेरिट में सबसे पहली डीमेरिट क्या थी कि इलेक्ट्रॉन को केवल पार्टिकल नेचर का माना गया, वो भी यहाँ पे दूर कर दिया गया है। बोर्स मॉडल की दूसरी डीमेरिट क्या थी कि देयर इज नो ऑर्बिटल कंसेप्ट, ओनली स्टेशनरी ऑर्बिट्स आर देयर, उसको दूर कर दिया गया है। अब हर एक ऑर्बिट में ऑर्बिटल्स भी होंगे, ठीक है। इवन ऑर्बिटल्स के कंसेप्ट के साथ मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी बेस्ड अप्रोच को लगाया गया है, तो नए टॉपिक्स खुल जाएंगे उसमें, ऑर्बिटल नोड्स, ठीक है, उसके बाद क्वांटम नंबर्स, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अबाउ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स जो है एक जम्बल्ड वे में यहाँ पे खुल जाएगा, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये अभी तक का आपके सिलेबस के हिसाब से अभी तक का सबसे एडवांस मॉडल है एटम का, और ये ऐसा मॉडल है जिसको आप केवल सोच सकते हो, बना नहीं सकते, क्योंकि ऑर्बिट क्या है, ऐसी जगह है, ऐसा स्पेस है जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है आपको नहीं पता, ठीक है। बस आपको ये पता है कि इस रीजन में होगा, एग्जैक्टली कहाँ पे होगा पता नहीं। समझ में आ रही बात? दैट मीन्स मॉडल है भी और नहीं भी, दोनों ही चीजें एक साथ है, ठीक है। मॉडल क्या होता है, जैसे किसी भी चीज का मॉडल है तो मॉडल ऐसे दिखेगा, जैसे इस चीज का मॉडल है तो ये मॉडल है, इसको आप बना सकते हैं, पेपर पर ड्रॉ कर सकते हैं, दिस इज मॉडल, ठीक है। लेकिन मैं बोलूं ये है भी या नहीं है, ये इस रीजन में डिलोकलाइज्ड है, तो आप कुछ दिखा नहीं सकते हो, आप केवल इमेजिन कर सकते हो कि क्या चल रहा होगा, ठीक है। समझ में आ रही बात? सर आंसर, उस क्वेश्चन का आंसर 1.0 इतना मीटर निकला है, वेरी गुड। एक बार जरूर सॉल्व करिए, सॉल्यूशन है ऊपर, तो आप एक बार इस सॉल्यूशन के हिसाब से अपने आंसर को मैच कराइएगा, सॉल्यूशन है यहाँ पे, मैंने लिख रखा है, ठीक है। चलिए, तो उस सवाल से बाहर आ जाइए और यहाँ पे आ जाइए जो मैं बोलना चाहता हूँ। सो दैट इज वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। So wave mechanical model of atom is based on dual nature of electron. That means both the nature of electron is incorporated in this model. The model is given by Schrodinger. Erwin Schrodinger नाम था आदमी का, आप प्यार से उसे Schrodinger भी बोल सकते हैं या पूरा नाम बोल सकते हैं, ई डॉट बोल सकते हैं। 1926 में ये मॉडल प्रोपोगेट किया गया, मतलब डी ब्रॉगली के कंसेप्ट के जस्ट 2 साल बाद, ठीक है। और ये उसका पीएचडी थीसिस था, मतलब समझ लो उसने पीएचडी में ही इतना बड़ा बॉम्बार्डमेंट कर दिया। शॉर्डिंजर एक बहुत महान आदमी था। आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब, इसने कैसे डिस्क्राइब किया, तो शॉर्डिंजर डिस्क्राइब इलेक्ट्रॉन एज अ 3D वेव इन इलेक्ट्रॉनिक फील्ड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। मतलब उसने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल तो है, बट इलेक्ट्रॉन इज अ 3 डायमेंशनल वेव इन x, y, z, ठीक है, जो कि किसकी फोर्स फील्ड में है, न्यूक्लियस की, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस की फोर्स फील्ड में है। समझ में आ रही बात? तो वो है आपका इलेक्ट्रॉन। तो डिस्क्राइब बाय 3D वेव, डिस्क्राइब एज अ 3D वेव इन इलेक्ट्रॉनिक फील्ड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, ठीक है। शॉर्डिंजर ने इस पर्टिकुलर वेव की एक इक्वेशन भी ड्राइव की जिसको हम बोलते हैं शॉर्डिंजर इक्वेशन या शॉर्डिंजर वेव इक्वेशन। शॉर्डिंजर ड्राइव्ड एन इक्वेशन व्हिच डिस्क्राइब वेव मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एंड ये एक डबल डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है। समझ में आई बात? तो डबल डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब आपको सॉल्व नहीं करना है। एक पहली बात, तो आप में से मैक्सिमम लोग 10th क्लास के बाद ही मैथ्स को छोड़ चुके हैं। जो लोग नहीं छोड़े हैं उनके 12th क्लास में भी डिफरेंशियल इक्वेशन सिंगल डिग्री है, ठीक है। मतलब ये आपके सिलेबस से बहुत दूर की बात है, तो आप सॉल्यूशन के चक्कर में मत रहिए, ठीक है। उससे ना आपका फायदा है ना एग्जाम में आपका फायदा है। एग्जाम में भी कोई आदमी आपसे सॉल्यूशन नहीं पूछ सकता, क्यों? क्योंकि वो सिलेबस से बहुत दूर की बात है। लेकिन हाँ, उस इक्वेशन से रिजल्ट्स क्या निकले ये जरूर आपसे पूछे जा सकते हैं। तो रिजल्ट्स पे आपका प्राइम फोकस होना चाहिए, क्या चीजें एक्सप्लेन हुई उन पे फोकस होना चाहिए, सॉल्यूशन पे फोकस नहीं होना चाहिए। बोर्ड्स मॉडल का सॉल्यूशन बिल्कुल आप समझ सकते हैं, 12th क्लास की मैथमेटिक्स के अंदर आता है, तो आप बोर्ड्स मॉडल को जरूर आप सॉल्व करके Rn = R0 n² by z,
Vn equal to V naught Z by n, En is equal to minus E naught Z square by n square, ये सब आप निकाल सकते हो। बट इस इक्वेशन को आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको केवल समझना है कि क्या है, क्या सॉल्यूशन होंगे और उनसे क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, बस। ठीक है, खुद से सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। समझ में आया? फिर भी आप लोगों में से जितने महान लोग सॉल्व करना चाहते हैं उनके लिए मैंने मॉड्यूल में सॉल्यूशन का भी थोड़ा बहुत पार्ट दे रखा है। ठीक है, वो लोग सॉल्यूशन देखना चाहते हैं देखें, और कोई दिक्कत आए मेरे से पूछ सकते हैं, बट जनरली वो जरूरत है ही नहीं, तो आपको वो नहीं चाहिए, पहली चीज। ठीक है, अब वो इक्वेशन क्या होती है वो देख लीजिए। तो जो इक्वेशन है जिसको हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बोलते हैं, वो इस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है, डेल स्क्वायर साई। साई क्या है? आपका वेव फंक्शन, मतलब साई क्या रिप्रेजेंट करता है? आपके इलेक्ट्रॉन की वेव का एम्पलीट्यूड। तो इसको आप एम्पलीट्यूड फैक्टर या एम्पलीट्यूड फंक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन है जो कि किसी भी ऑर्बिट में चल रहा है, उसमें उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितनी एम्पलीट्यूड की वेव एसोसिएटेड है, वो एम्पलीट्यूड है साई। ठीक है, PSI। ठीक है, ग्रीक लेटर है, साई से रिप्रेजेंट किया। तो ये जो इक्वेशन है वो है डी स्क्वायर साई, मतलब डबल डिफरेंशिएशन ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू वाई, डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड, 8 कांस्टेंट, पाई स्क्वायर कांस्टेंट, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब पार्टिकल नेचर, h प्लैंक कांस्टेंट, E टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी में क्या क्या आएगा? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, बोथ। V केवल पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का डिफरेंस मतलब केवल काइनेटिक एनर्जी इनटू साई इज इक्वल टू 0। सो दिस इक्वेशन यू हैव टू रिमेंबर, ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इक्वेशन सीधा पूछा सकता है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, पता होना चाहिए आप। ठीक है, सॉल्व करना पता नहीं होना चाहिए, सॉल्व हमें नहीं करना है। ठीक, इतने में किसी को कोई भी दिक्कत है तो बताएं, बोलिए। नो सर, क्लियर है। नो Okay. सर। चलिए, सो Clear है। बहुत ही क्लियरली, तो साई क्या रिप्रेजेंट करता है? साई एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आप कोई भी ग्राफ बनाते हो वेव का, y इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में, तो साई y क्या रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी पॉइंट पे प्रेजेंट पार्टिकल की मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी है, या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। समझ में आ रही बात? तो साई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। समझ में आ रही बात? तो साई की वैल्यू नो डाउट किसी रीजन में पॉजिटिव भी हो सकती है और किसी रीजन में नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव है तो बहुत बढ़िया, फिजिकल सिग्निफिकेंस हो सकता है, बट नेगेटिव होने से हम इसको प्रोबेबिलिटी नहीं मान सकते, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कैन नेवर बी नेगेटिव। प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव होता है क्या? प्रोबेबिलिटी या तो 0 होगा या मैक्सिमम 1 होगा, प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। तो साई स्क्वायर नो डाउट इलेक्ट्रॉन के एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट साई स्क्वायर कैन नेवर बी कंसीडर्ड एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। व्हाई? बिकॉज साई इज having negative values also in a particular space, and as soon as psi is having negative value, we cannot consider psi as a, सीमा जी बोल रही है, प्लीज रिपीट। हाँ, तो मैं यही बोल रहा हूँ आपसे कि साई जो है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन, इलेक्ट्रॉन के एम्पलीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अब वेव में तो भैया जो ऊपर वाला पार्ट है वो पॉजिटिव है, नीचे वाला पार्ट नेगेटिव है। सो एम्पलीट्यूड कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, बट हम क्या निकालना चाहते हैं इस मॉडल से कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है इस रीजन में। समझ में आ रही बात? तो उस रीजन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये किस पे डिपेंड करेगा? ये हाँ, कभी नेगेटिव होना चाहिए क्या? मैं बोलूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन दिस रीजन इज -5, -0.5, ये तो गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव होता ही नहीं, प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव होता है। बट साई फंक्शन कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव। किसी जगह पे एम्पलीट्यूड पॉजिटिव में हो सकता है, किसी जगह पे एम्पलीट्यूड नेगेटिव में हो सकता है। समझ में आ रही बात? तो फिजिकली हम इसको डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी से रिलेट नहीं कर सकते, तो इससे निपटने के लिए उसने क्या किया? उसने इसको नॉर्मलाइज कर दिया। उसने साई की बजाय किसको बेस माना? साई स्क्वायर, क्योंकि जब भी आप स्क्वायर करोगे
तो जो पॉजिटिव है वो तो और बड़ा हो जाएगा, लेकिन जो नेगेटिव है वो भी अब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। समझ में आ रही बात? तो साई स्क्वायर उसने बोला कि वो चीज है जो कि इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की उस रीजन में, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करता है। समझ में आ रही बात? तो साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस डायरेक्टली नहीं समझ में आया, बट साई स्क्वायर का डायरेक्ट सिग्निफिकेंस बिल्कुल है। साई स्क्वायर इज योर ऑर्बिटल्स। समझ में आई बात? जो आप एसपीडीएफ ऑर्बिटल पढ़ते हो वो वास्तव में उनके जो शेप पढ़ते हो वो शेप वास्तव में कुछ भी नहीं है, साई स्क्वायर की ग्राफ्स है 3D में। समझ में आई बात? तो साई के लिए मैंने सॉल्व किया इक्वेशन को, मुझे अलग अलग साई की वैल्यूज मिलेगी एक पर्टिकुलर वैल्यूज पे, एक्स वाई जेड पे। मैंने उसी से साई स्क्वायर निकाल लिया और उसको उसका एक 3D डायग्राम प्लॉट कर दिया। तो जब मैं पी ऑर्बिटल के लिए प्लॉट करता हूँ तो मुझे डम्बल मिलता है, एस ऑर्बिटल के लिए प्लॉट करता हूँ तो स्फेरिकल मिलता है, डी के लिए करता हूँ तो डबल डम्बल मिलता है, एफ के लिए करता हूँ तो डबल डिफ्यूज डम्बल मिलता है। समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? तो खेल साई स्क्वायर का है, साई का नहीं है। समझ में आई बात? बोलिए। यस सर। तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि साई नो डाउट आपके इलेक्ट्रॉन के वेव का एम्पलीट्यूड है, बट उसको हम डायरेक्टली फिजिकली इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होने की वजह से, यही आगे लिखा हुआ है। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। सो वेव फंक्शन मतलब साई, साई क्या है? एम्पलीट्यूड फंक्शन है, दैट मीन्स वेरिएशन ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3D स्पेस। ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है? सिग्निफिकेंस ये है कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। पॉजिटिव होने से तो फायदा है, बट नेगेटिव होने से दिक्कत क्या है? द मेन एम, जो मेन एम था श्रोडिंगर का वो फेल हो जाता है। श्रोडिंगर का मेन एम क्या था? द मेन एम ऑफ द मॉडल इज टू प्रोवाइड अ सॉल्यूशन फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर आपकी वैल्यू नेगेटिव हो गई तो आप उसे कभी प्रोबेबिलिटी नहीं बोल सकते हैं। सो विच इज नॉट कवर्ड बाय साइन। ठीक है। सो क्योंकि प्रोबेबिलिटी शुड ऑलवेज बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी, जो मैं आपको बोल रहा था वो वही लिखा हुआ है। ठीक है। तो इसीलिए साई को का फिजिकल सिग्निफिकेंस 0 माना गया है, कुछ नहीं माना गया है। किसका सिग्निफिकेंस माना गया है ज्यादातर? साई स्क्वायर का। सो सिग्निफिकेंस ऑफ साई स्क्वायर और कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। इसी चीज को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी फैक्टर या प्रोबेबिलिटी फंक्शन। ठीक है। तो जब साई को हम स्क्वायर कर देते हैं, देन साई स्क्वायर डिस्क्राइब्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन विद इन अ स्मॉल स्पेस। ठीक है। अगर मैं स्पेस को डिफाइन कर दूं ऑर्बिटल, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि द स्पेस विच हैव मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज टर्म्ड एज व्हाट? ऑर्बिटल। ठीक है। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो अभी तक बोर्ड्स मॉडल ने जो ऑर्बिटल का कंसेप्ट नहीं दे पाया था वो पहली बार साई स्क्वायर से निकल गया। समझ में आई बात? ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? सबसेट ऑफ ऑर्बिट्स। हर ऑर्बिट में कुछ ना कुछ ऑर्बिटल्स होते ही होते हैं, एक्सेप्ट वन। फर्स्ट ऑर्बिट में एक ही ऑर्बिटल है, बट बाकी सब में एक से ज्यादा। आपने जरूर पढ़ा होगा, आप लोग 12 पास है तो आप जानते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में एक ही ऑर्बिटल होता है 1s, सेकंड में 2 होते हैं 2s 2p, थर्ड में 3 होते हैं 3s 3p 3d, फोर्थ में 4 होते हैं 4s 4p 4d 4f, 5 में 5 होते हैं। वो अलग बात है कि अभी तक सबके 4 ही कवर हो पाए। जी ऑर्बिटल तक हम पहुंचे नहीं। एच और आई की तो बात छोड़ दीजिए, अगर आगे चल के 2000 एलिमेंट हो जाए दुनिया में तो फिर जी और एच ऑर्बिटल भी आ जाएंगे। बट अभी तक के दुनिया में 120 एटम्स के लिए केवल 4 सबसेल ही पढ़ने हैं आपको, एस पी डी एफ। और आपके सिलेबस में उनमें से 3 के तो शेप भी आपको पता होने चाहिए। किस किसके? एस पी डी। हर एक ऑर्बिटल का शेप क्या है, साई स्क्वायर की वैल्यू कहाँ 0 है, कहाँ पॉजिटिव है, कहाँ मैक्सिमम है, पता होना चाहिए। ठीक है। बोलिए, कोई कुछ कहना चाहता है इस बारे में तो प्लीज कहे। नहीं, आगे बढ़े। जी सर। यस ओके। सर। उस ऑर्बिट में जहाँ में हाँ बोलो बोलो, पूरी बात बोलो। उस ऑर्बिट में जहाँ इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा है उस जगह को हम क्या ऑर्बिटल कहते हैं?
ऑर्बिट से आप बिल्कुल समझ लीजिए, देखिए रिलेशन चाहते हैं आप, अगर एग्जैक्टली 3D में इमेजिन करना चाहते हैं तो ऐसे ऐसे करिए। मैंने उसके लिए एक डायग्राम बनाया, ये डायग्राम आप समझ सकते हैं। देखिए रेड कलर का जो ऑर्बिट है, जो बोर्स मॉडल है, एक ये है बोर्स मॉडल, एक न्यूक्लियस है, rn डिस्टेंस पे एक इलेक्ट्रॉन है, vn स्पीड से चल रहा है। किस तरीके से चलना चाहिए उसको, हमेशा रेड पे चलना चाहिए। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? बोलो Yes, क्या नाम sir. है? नसीमा जी। तो रेड कलर Yes, sir. आपका क्या है, पार्टिकल नेचर है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के साथ साथ वेव भी है, तो क्या वो हमेशा रेड पे दिखेगा आपको? कभी नहीं दिखेगा। तो हमेशा एक वॉल्यूम नहीं होगा, नहीं न्यूक्लियस के चारों तरफ एक वॉल्यूम होगा। जैसे मान लेते ये पॉइंट है, ठीक है, मैं अनोट कर देता हूँ, दैट वुड बी बेटर। तो मान लेते हैं ये पॉइंट है न्यूक्लियस के, यहाँ पे ये पॉइंट है x, y, z। मैं इस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता हूँ। समझ में आ रही बात? तो साई स्क्वायर का जब आप ग्राफ बनाओगे, इस पॉइंट पे साई स्क्वायर की वैल्यू देखोगे तो आपको कोई ना कोई शेप मिलेगा। अगर वो शेप इस पर्टिकुलर पॉइंट को कवर कर रहा है तो मेरा इलेक्ट्रॉन वहां पे है। अगर ये इलेक्ट्रॉन उस शेप के बाहर आ रहा है, जैसे मान लेते हैं ये p ऑर्बिटल है और मेरा x, y, z पॉइंट यहाँ पे है, मतलब बाहर है, ये न्यूक्लियस है पहला, जीरो पे मतलब न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस से अगर आपका इलेक्ट्रॉन 2px में है, ये x एक्सिस है, तो आपका इलेक्ट्रॉन हमेशा इस डायरेक्शन में ही पाया जाएगा, इसी डंबल के अंदर पाया जाएगा। वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं पाया जा सकता, यहाँ पे नहीं पाया जा सकता, यहाँ पे नहीं पाया जा सकता, क्योंकि वहां पे उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन आएगी 0। समझ रहे हो या नहीं समझ रही हो मैडम? ठीक है, दैट मीन्स yes, एक एक पर्टिकुलर yes, sir. लाइन पे आपका इलेक्ट्रॉन नहीं है, आपका इलेक्ट्रॉन एक रीजन में है, ऐसे। समझ रहे हो? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ये है बात। तो उस वापस से वहीं पे आ जाते हैं। बचपन में आपने जरूर पढ़ा है, जैसे दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व कर लेते थे आप एक्स वाई के लिए, उसी तरीके से श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन किस फॉर्म में निकलेंगे? साई के रिजल्ट्स में, रिजल्ट आएगा साई के सॉल्यूशंस में। समझ में आई बात? तो साई की तो एक्स वाई जेड के साथ आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे, आप उसे साई स्क्वायर कर दीजिए और साई स्क्वायर को 3D में प्लॉट कर दीजिए, तो आपको ऐसे शेप्स मिल जाएंगे जिन शेप के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे शेप जिनके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 0 है। समझ में आ रही बात? उन चीज को आप बोलते हैं ऑर्बिटल्स। और ऑर्बिटल्स कौन कौन से होते हैं दुनिया में? अलग अलग ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। अगर हम एस ऑर्बिटल की बात करें तो एस ऑर्बिटल स्फेरिकल नेचर का होता है, ठीक है, इसी को हम एस ऑर्बिटल बोलते हैं। और स्फेयर तो हर डायरेक्शन में बराबर है, सिमेट्रिकल है, चाहे एक्स हो, चाहे वाई हो, चाहे जेड हो। तो मैं बोल सकता हूँ कि एस ऑर्बिटल इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। वाई? बिकॉज दे आर हैविंग द सेम टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑल द डायरेक्शन। स्फेयर, ठीक है। सेंटर पॉइंट हमेशा न्यूक्लियस होता है, याद रखिएगा। कोई भी ऑर्बिटल का सेंटर पॉइंट क्या है? न्यूक्लियस है। आप बताइए न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कितनी होनी चाहिए? So बोलिए। question three. न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए? Nucleus and electron होती नहीं ना. No बस तो फिर electron. न्यूक्लियस में तो जीरो होनी प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन। चाहिए। इसलिए तो प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? 0, है कि नहीं? तो आप पाएंगे कि न्यूक्लियस के ऊपर हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 ही आता है। समझ में आ रही बात? जैसे पी ऑर्बिटल देख लीजिए, हर जगह पे न्यूक्लियस के ऊपर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0। इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस से दूर, इन शेप्स के अंदर, ठीक है। तो ऑफ कोर्स अलग अलग ऑर्बिटल्स बन सकते हैं। एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल है, पी ऑर्बिटल में 3 बनेंगे, डायरेक्शनल है। जब भी डायरेक्शनल होगा तो ऑफ कोर्स डायरेक्शन भी एक रोल प्ले करेगा। तो अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो पी एक्स है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग पी वाई है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग पी जेड है। तो एस ऑर्बिटल एक ही होता है, बट पी ऑर्बिटल 3 टाइप के होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। और यही रीजन है कि आप एस ऑर्बिटल को एक डिब्बे से बनाते हैं, पी ऑर्बिटल को 3 डिब्बों से बनाते हैं। क्यों?
क्योंकि 3 डिब्बे हैं, एक px, एक py, एक pz है। सिमिलरली जो d ऑर्बिटल है वो 5 टाइप का होता है और उसका शेप डबल डम्बल पाया जाता है। कैसे? अगर एक्स वाई प्लेन में है और एक्सिस के बीच में आपके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो एक्सिस के जब बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई जाती है तो वो प्लेन के हिसाब से dxy, अगर yz है तो dyz, अगर zx है तो dzx। 3 d ऑर्बिटल ऐसे पाई जाती है। अगर एक्सिस के अलोंग है आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जैसे एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग है एक साथ, तो वो ऑर्बिटल कहलाती है dx² माइनस y²। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेजरली z एक्सिस के अलोंग है तो वो कहलाती है dz²। तो टोटल ऑर्बिटल d ऑर्बिटल होती है 5, और हर एक ऑर्बिटल में हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं वो आगे आएगा जब हम लोग, बिल्कुल s ऑर्बिटल में न्यूक्लियस में 0 इलेक्ट्रॉन होगा, ये बात पक्का है। ठीक है, वो आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन जब आप टेक्निकली उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को बड़ा करेंगे तो हमेशा आपको इस रेंज में, मतलब न्यूक्लियस के साइज के रेंज में एक खाली जगह मिलेगी बाय डिफॉल्ट। वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 ही होता है। सो न्यूक्लियस की रेंज में, न्यूक्लियस की रेंज कितनी होती है? 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। सो न्यूक्लियस से लेके 10⁻⁻13 सेंटीमीटर बहुत छोटी सी बात है, आपको पॉइंट की तरह दिखाई देगा न्यूक्लियस। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस कितनी होती है? 0.529 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम कितना है 10⁻13 के ऑर्डर में? 529 सेंटीमीटर इंटू 10⁻13 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? तो फर्स्ट ऑर्बिट ही आपकी 529 टाइम्स ज्यादा है न्यूक्लियस की रेडियस से। तो न्यूक्लियस एक डॉट की तरह दिखाई देगा, समझ में आ रही बात? और न्यूक्लियस पे कभी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 से बड़ा नहीं हो सकता। हाँ नसीमा जी कुछ बोलना चाहती हैं, आप बोलिए। नहीं सर, समझ में आया सर। तो एस ऑर्बिटल जो बुक्स में बना रहता है, क्योंकि एटम का साइज बहुत बड़ा है, न्यूक्लियस बहुत छोटा है, तो आपको वो एक पॉइंट करके नहीं दिखाते हैं, क्योंकि वो लाइन पे ऊपर ही कन्वर्ज हो जाएगा। बट टेक्निकली अगर आप माइक्रोस्कोप लगा के देखेंगे तो आपको बिल्कुल एक ऐसा रीजन मिलेगा उस स्फेयर के एकदम सेंटर पे जो खाली होगा, वहां पे कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा सकता। ठीक है, हमेशा न्यूक्लियस विल बी अ रेडियल नोड, बात पक्का है, क्योंकि न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन पाया नहीं जा सकता। आप चाहे पार्टिकल हो चाहे वेव हो, न्यूक्लियस कैन नेवर हैव इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ में आया? यस सर। यस सर। वेरी गुड। चलिए, तो ये आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आके हम नोट्स भी डिफाइन कर सकते हैं। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे नोट्स के ऊपर, कि नोट्स कौन सी जगह होती है। एक्चुअली नोट्स वो जगह होती है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 हो जाए। ठीक है, तो उन जगहों को हम बोलते हैं नोड्स। और नोड्स 2 टाइप के होते हैं, स्फेरिकल नोड या रेडियल नोड, और दूसरे होते हैं प्लेनर नोड या एंगुलर नोड। ठीक है, तो कितने होते हैं, किस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, ये हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके। किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी बताए। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलो। सर वो जो शेप है वो dx² माइनस z² ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि वो एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, आप x² माइनस y² की मैथमेटिक्स पे मत जाइए, ये मैथमेटिकल नहीं है। जैसे शुरुआत में पहले आदमी ने IUPAC में कोई साइंटिस्ट ने एक कार्बन वाले एटम का नाम, कार्बन वाले कंपाउंड का नाम मीथेन दे दिया, तो आपको मीथेन ही याद करना पड़ेगा ना। आप समझ रही मैडम? ठीक हाँ है, सर। आप उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं उठा सकते कि मीथेन क्यों, मैं तो उसको आज से मीसेन बुलाऊंगा, तो वो आप बुलाइए, आपकी बात कोई मानेगा नहीं। ठीक है, लेकिन जो बातें पहले से सेट है, तो श्रोडिंगर ने उसको dx² माइनस y² ही बोला, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। अब z क्यों नहीं होगा ये मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी x और y एक्सिस के अलावा, समझे? तो उसमें x और y ही आए। ठीक, लेकिन उसने x² माइनस y² ही क्यों बोला, इसके ऊपर आप बात नहीं कर सकते। जी सर। ठीक है, जी ओके। जी इसमें ये जी z सर। एक्सिस के अलोंग है, तो ये z² बोला उसने। अब बोलोगे स्क्वायर ही क्यों बोला, अंडर रूट क्यों नहीं बोला, तो ये तो फिर बहुत मतलब इलॉजिकल सवाल हो जाएगा एक हिसाब से, कि भैया 1 को हम ऐसे लिखते हैं 1 की तरह, अब उसको 1 की तरह ही क्यों लिखते हैं,
हम तो 1 को 0 की तरह लिखने लग जाए, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। ओके मैडम, जी सर। ओके चलिए, तो इसके बारे में बात करेंगे अपन लोग रेडियल नोट, एंगुलर नोट के बारे में नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। किसी को टेस्ट पेपर में कोई भी दिक्कत हो, अगर टेस्ट पेपर के का पेपर चाहिए तो दिनेश सर से बात करें। अगर कोई सवाल में दिक्कत है तो आप कभी भी मेरे को भेज सकते हैं। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइस। टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी स्टडी। Thank you, sir. Thank you, sir. You, sir.